झारखंड में सियासत की तस्वीर को सजाने में कोल्हान की अहम भूमिका रही है और कोल्हान की अगर चर्चा की जाए तो उसके केंद्र बिंदु में जमशेदपुर है और जमशेदपुर उद्योग नगरी के तौर पर देश दुनिया में मशहूर है। लोकसभा का चुनाव है, 25 मई को जमशेदपुर में वोट पड़ना है और आखिर क्या है इसका समीकरण, ये हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राय और हमारे इस खास शो दावेदार में आपका स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि जमशेदपुर की जो हकीकत, जमीनी हकीकत है, जो तस्वीरें आज तक हमारे सामने आई वो क्या है, जरा ये रिपोर्ट को देखें। जमशेदपुर इस्पात से मजबूत इरादों वाला एक नाम, क्योंकि इस्पात है इसकी जान और पहचान। झारखंड की धरती लोहा उगलती है, उस लोहे से ही जमशेदपुर स्टील और देश की तकदीर गढ़ता है। जमशेद जी नौसरवान जी ने जिस जमशेदपुर को बसाया और बनाया वह आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है जमशेदपुर। आज जमशेदपुर की पहचान है एक सजा सवरा शहर में बना जुबली पार्क, प्रकृति की गोद में बसे दलमा अभ्यारण्य, हुडको झील, दिमना झील और भी बहुत कुछ। ये पर्यटकों को भी लुभाते हैं और इसकी पहचान भी बनाते हैं। आज लौ नगरी के नाम से विख्यात जमशेदपुर को भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती और मानती है। आगे बढ़ते हैं राजनीति की ओर। इस्पात सा मजबूत जमशेदपुर का दिल बड़ा कोमल है, इसे भेदभाव करना नहीं आता। यहाँ की राजनीति में यह साफ झलकता है। जमशेदपुर ने सच्चे दिल से सबको गले लगाया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। यहाँ कांग्रेस ने भी राज किया, यहाँ झामुमो ने भी राज किया, भाजपा को भी यहाँ की जनता ने गद्दी पर बैठाया, झाविमो भी यहाँ की गद्दी पर बैठा तो जमशेदपुर ने वाम दल को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। कह सकते हैं काम को मिला इनाम। जमशेदपुर के दिल को जो भाया वही सत्ता में आया। 1947 में देश आजाद हुआ। देश में 1952 में पहला चुनाव किया गया, लेकिन आजाद भारत में जमशेदपुर ने अपना पहला सांसद 1957 में लोकसभा भेजा। जमशेदपुर के सबसे पहले सांसद कांग्रेस के मोहिंदर कुमार घोष हैं, जो लोकसभा पहुंचे। कुल मिलाकर जमशेदपुर से लोकसभा भेजने का सफर बड़ा ही रोचक रहा। लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जमशेदपुर में भाजपा अपना किला बचा पाएगी। जातीय समीकरणों के अलावा भी ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जमशेदपुर की 6 विधानसभा सीटों में 4 इस समय झामुमो के कब्जे में है, तो एक पर गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस काबिज है। पिछले चुनाव में बची एक सीट भी भाजपा नहीं बचा सकी थी। सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, ऐसे कई मुद्दे हैं। इनमें जमशेदपुर आज कहां खड़ा है, जब लगभग हर पार्टी के नेता यहां की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, तो उनके हाथों जमशेदपुर का कितना विकास हुआ है, उनकी वर्षों की साधना का कितना फल मिला है, साथ ही और क्या क्या हासिल करना अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि जब दावेदार कार्यक्रम में हम सब मिलकर जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उसके विकास की बातें करेंगे, तो इसके सार्थक परिणाम जरूर सामने आएंगे। आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि जमशेदपुर पूरे दिल से सबको गले लगाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा में 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं और एक कांग्रेस के पास, जबकि एक निर्दलीय विधायक के हाथ में वो सीट कब्जे में है। और विशेष दिलचस्पी का ये तस्वीर उभर कर के सामने आता है कि पिछले 2 लोकसभा में यहां भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता रहा है, यानी विद्युत वरण महतो और उनके साथ उनके समर्थक का भी उत्साह पूरे आसमान पर है। आज जमशेदपुर के इस दावेदारी को हम विश्लेषण के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के संपादक हैं चंदन मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। चंदन जी,
आपसे पहला सवाल ये होगा कि जमशेदपुर के जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उन्हें आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या लगता है आपको? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जमशेदपुर में जो परिवर्तन हुआ है 2019 के बाद से, ये अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। वहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र जिसकी चर्चा आपने की, 6 विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर सीटों पर अभी जो इंडिया गठबंधन झारखंड में काबिज है, जिनकी सरकार है, उनके पास ये सीटें हैं। और एक सीट जो सबसे चर्चित रही विधानसभा की, वो जमशेदपुर पूर्वी, जहाँ से जी सरयू राय विधायक बनकर वहाँ सामने आए हैं और निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने उस समय के सिटिंग मुख्यमंत्री रघुवर जी को हराया था। तो इसलिए अगर इस लिहाज से देखें तो जमशेदपुर का जो विधानसभा का क्षेत्र है, अधिकार और जो ताकत है, वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह चुनाव, चूँकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इसमें केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो मोदी को चुनने के लिए अगर जमशेदपुर की जनता अगर आगे बढ़ती है तो एक फैक्टर होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इसका लाभ मिल सकता है। और अगर स्थानीय फैक्टर ज़्यादा प्रभावी साबित होगा, तो जिसमें विधायकों की अपनी भूमिका होती है कि विधायक कितने प्रभावी ढंग से अपने उम्मीदवार को बढ़त दिलाते हैं, तो उस लिहाज से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, झामुमो के उम्मीदवार को फ़ायदा होगा। तो ये देखना अब वहाँ पे है दिलचस्प कि किसको लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने बताया भी अपनी बात में, आरंभिक बात, कि वहाँ पे जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी का डंका पिटता रहा है। विद्युत वरण महतो के पहले वहाँ पे एक बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें जेवीएम के उम्मीदवार अजय कुमार जीते थे, लेकिन वो सीट थी वहाँ दरअसल अर्जुन मुंडा जी वहाँ से जीत कर गए थे लोकसभा में। उसके पहले भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ दबदबा रहा था। आभा महतो वहाँ से 3 बार सांसद बन चुकी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट से बनी है। इसलिए जमशेदपुर में कहें तो एक पूरा का पूरा फील्ड जो है, एक चुनावी फील्ड, वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का बिछा हुआ है। बिल्कुल कहा जा सकता है चंदन कि जमशेदपुर एक ऐसा बेस है जहां से राजनीति का नया ककहरा भी शुरू होता है। और खास तौर पे अगर केंद्र की राजनीति की बात की जाए और प्रदेश के राजनीति की बात की जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने चौंकाते हुए एक अलग परिणाम दिया है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि जो इस बार कुल 25 उम्मीदवार जमशेदपुर की मैदान में, चुनावी मैदान में है, और इसमें 3 नाम प्रमुख तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो, जो 2 टर्म से वहां सांसद हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में उन्होंने दामन थामा था। दूसरे हैं समीर मोहंती, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और एक है प्रणव कुमार महतो जो बसपा से हैं। खैर, बसपा का तो बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन मुख्य मुकाबला चंदन जी जो लगता है वो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में है। तो जिस तरीके से 6 सीटों में 5 सीटें इंडी गठबंधन के पास है, तो आखिर वो क्या कारण होता है और क्या कारण अभी बनेगा कि ये सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेंगी? आपने कहा कि अगर मोदी को देखते हैं, केंद्र को देखते हैं, राष्ट्रवाद को देखते हैं, तो ये मोदी मैजिक साबित होगा। लेकिन स्थानीय मुद्दे भी बहुत सारे होते हैं चंदन जी, बहुत सारी समस्याएं। चूंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप अपनी लेखनी से लोगों को अवेयर करने का भी काम करते रहे, तो ये जो सामाजिक संरचना है उस पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी बारीक निगाह क्या है। बहुत सही कहा है कि कई चीज़ें, कई फैक्टर चुनावी जो रण क्षेत्र में काम करते हैं जीतने और हारने के लिए। और जमशेदपुर में जो इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उनके पक्ष में 5 सीटें हैं अभी हैं। खुद जो मोहंती जी हैं, समीर मोहंती, वो विधायक हैं बहरागोड़ा से, और वो झामुमो के विधायक हैं। झामुमो के विधायक के अलावा कांग्रेस के एक विधायक पश्चिमी जमशेदपुर से हैं, और बाकी जो सीटें हैं उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। एक सीट निर्दलीय है, तो निर्दलीय विधायक की जो भूमिका है अभी नहीं कही जा सकती, वह किस तरफ अपने किसी उम्मीदवार के पक्ष में वो काम करेंगे नहीं करेंगे, तो वो गौण मान के चलिए। लेकिन एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दों के तौर पे एक जो सभी सेटबैक, जो बहुत बड़ा झटका झारखंड सरकार को मिला है, इसमें उनके ग्रामीण विकास मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल भेजा गया है, पूछताछ कर रही है ईडी। वह क्षेत्र जो है
हमारे सबसे बड़े अभी जो पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का बहुत बड़ा फील्ड है। और चंपाई सोरेन याद होगा आपको कि पिछले चुनाव में लोकसभा में वह उम्मीदवार के रूप में थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो अब इस स्थिति में एक तो एडवांटेज मिलता ही है, अगर हमारी विधानसभा की सीट हम जेएमएम के पक्ष में है, जेएमएम की सीट है, तो उम्मीदवार को उसका लाभ मिलता, लेकिन उसमें देखना देख पड़ेगा कि कितना एडवांटेज उसको मिल पाएगा। चंदन जी, यहाँ पर आपने एक अच्छा सवाल खड़ा किया है कि हाल के दिनों में इंडी गठबंधन के जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उनको वो ईडी की गिरफ्त में है। अब आलमगीर आलम, मैं नाम खुलकर कह रहा हूं कि आलमगीर आलम पर ईडी की दबिश है, लगातार पूछताछ चल रही है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी ईडी की दबिश रही और वो भी जेल में है, तो इंडी गठबंधन को जिस तरीके से एक सहानुभूति की लहर मिलता हुआ जो दावा किया जा रहा है, क्या वो लहर यहाँ पर जमशेदपुर में दिखाई पड़ेगी या झारखंड के बाकी बचे जितने भी सीट्स हैं, क्या उस पर ये सहानुभूति की लहर होगी? क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो आमतौर पर सोशल मीडिया में, अखबारों में भी है, कि जानबूझकर जो गैर भाजपा दल हैं और जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, जहां जिनकी शासन बीजेपी की नहीं है, वहां पर ईडी और जांच एजेंसियों का दबिश बना करके उन्हें परेशान किया जा रहा है, खासतौर के चुनाव के वक्त में। देखिए परिजय जी, आपने कहा सहानुभूति की बात, तो मुझे लगता है कि सहानुभूति की बात यहाँ पे जो ग्रामीण विकास मंत्री अभी हैं, अब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, आलमगीर आलम साहब के साथ तो कतई नहीं होगा। इसलिए उनके पास सहानुभूति का कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि उनके सहायक जो थे आप सचिव, उनके कर्मचारी के यहाँ से 36-37 करोड़ रुपया नगद बरामद होता है। और इस परिस्थिति में आम जनता समझती है इस चीज़ को कि ये पैसे किसके हैं, नहीं हैं, ये ईडी जो जांच एजेंसी है उसके सूत्र ढूंढ रही है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये विपक्ष या यहाँ के जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ गठबंधन है, इसमें सहानुभूति अगर तलाशती है, तो मुझे लगता है कि ये भ्रम की स्थिति है। इससे बचना चाहिए और बचना ही होगा, क्योंकि जनता जानती है कि आप हर चीज़ को केंद्र शासन है। बहुत सही बात आप कर रहे हैं। जनता तो ये भी जानती है, कई हमारे प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जब वो शुरुआत करते हैं राजनीति की, तो उनकी आमदनी क्या होती है, उनकी वेशभूषा क्या होती है, और जैसे ही वो राजनीति में एक पद और मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो उनकी वेशभूषा और उनके लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन आता है, करोड़ों रुपए उनके इर्द गिर्द नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य भी है। लेकिन यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जमशेदपुर जो टाटा ग्रुप का इंडस्ट्री है, वो तो देश दुनिया में सत्यापित और स्थापित है, उसकी प्रतिष्ठा, और हमारे लिए गर्व का भी विषय है कि वहाँ पर इसी बहाने कई लाखों लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन इसके अलावे कुल मिला के छोटे बड़े मंझोले उद्योग मिलाकर चंदन जी कम से कम 1500 से ज़्यादा वहाँ पर उद्योग हैं। अब इन परिस्थितियों में जो वहाँ के जो लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर जो श्रमिक हैं, उन्हें भी जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज मैसर नहीं है। खुलकर विरोध भी होता है और ये भी देखा जाता है कि जो भी प्रतिनिधि हैं वो भरोसा और वायदा तो देते हैं, लेकिन उन्हें समय आने पर वो पूरा नहीं करते। अगर वर्तमान सांसद की बात की जाए विद्युत वरण महतो की, तो जो मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट मांगा था वो मुद्दे आज भी जस के तस हैं। कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी है, और सिर्फ जमशेदपुर का अगर लोकसभा की बात की जाए तो जमशेदपुर शहरी क्षेत्र नहीं बल्कि एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी जमशेदपुर लोकसभा में आता है। चंदन जी क्या कहेंगे? जी नहीं, ठीक कहा आपने कि मुद्दे तो हैं ही, मुद्दे जीवित भी रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई प्रतिनिधि अपने जनता के बीच जाकर वादे और आश्वासन देकर आते हैं कि हम अगर जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं पूरा करते हैं तो जनता इसे याद करती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 2-3 बातें कि विद्युत वरण महतो को जनता इस कसौटी पर जरूर कसेगी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या शहरी क्षेत्र की, कि उन्होंने कितना काम किया, उन्होंने जितने वादे किए थे उन वायदों में कितना खरा उतरे। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि विद्युत वरण महतो चाहेंगे कि जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार, जिसमें मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं लागू की हैं उसका कितना लाभ दिला पाए, अगर वो बताने में सक्षम हैं, बता पाएंगे,
जनता के बीच में कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो अनाज की योजना है वह कितने लोगों को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा अंचल है, इसमें आदिवासी भी बहुल इलाके हैं, ये कुर्मी बहुल इलाका है, पिछड़ी जाति के भी लोग हैं। तो जनता चाहती है कि उनको जो केंद्र की योजनाएं हैं वो कितना दिलाने में जो सांसद हैं वो सफल हैं। अगर जी चंदन जी, यहाँ पर आपसे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करता हूँ और जानना चाहूंगा कि अगर व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के आधार पर अगर तय किया जाए तो क्या लगता है, मुकाबला तो विद्युत वरण महतो भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती के बीच में साफ तौर पर ये आमने सामने का मुकाबला है, तो क्या लगता है व्यक्तित्व के आधार पर आप क्या विश्लेषण करते हैं, दोनों में से क्या क्या फर्क है और कौन ऊपर कौन नीचे? देखिए, विद्युत वरण महतो जी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, उन्होंने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया और उसके बाद सांसद हैं लगातार। विद्युत वरण महतो के बारे में अभी तक कोई ऐसा नेगेटिव रिमार्क्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। और बेदाग छवि वाले भी बेदाग छवि वाले हैं, सौम्य हैं, अच्छे नेचर के हैं, और इस तरह से कहते हैं कि जनता के लिए जो असली प्रतिनिधि होता है, अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है, वो बनने की उन्होंने कोशिश की है। इसलिए उनके प्रति तो लोगों की सहानुभूति है, लोगों का स्नेह भी है, लोगों का समर्थन भी है। अब इस मामले में मोहंती जी थोड़ा अलग हटके हैं, उनका एग्रेशन जो है वह कहीं आड़े आता है। लेकिन अब चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और वो चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा के अभी सदस्य हैं, और तो लोग तुलना करते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। इसका लाभ मुझे लगता है कि विद्युत वरण महतो को मिलता दिखता है। लेकिन एक बात चंदन जी यहाँ पर यह भी है कि जमशेदपुर लोकसभा का जो इतिहास रहा है वो आज तक किसी भी सांसद को तीसरा टर्म होते हुए नहीं देखा है। इन परिस्थितियों में हालांकि ये अलग तरह की बातें हैं, अगर कोई बेहतर होगा तो उसको, अब हमारे रांची के विधायक सीपी सिंह जो हैं वो लगातार विधायक बनते रहे, राम टहल चौधरी लगातार सांसद बनते रहे, कड़िया मुंडा लगातार सांसद बनते रहे। हालांकि ये अपने आप में एक अलग तरीके का सवाल है, लेकिन इसके बावजूद इस सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि विद्युत वरण महतो क्षेत्र में और खास तौर पे शहरी क्षेत्र में उनका जो मिलनसार प्रवृत्ति है वो नजर नहीं आया लोगों को। देखिए, आपने कहा ना कि जो व्यवहार है जनप्रतिनिधि का कैसा होना चाहिए, अगर वो इन मामलों में, इन कसौटियों में खरे नहीं उतरेंगे तो जनता उनको खारिज कर देगी, एकदम सीधी बात है। और अगर जनता उनको पसंद करती है, उनके व्यवहार से, उनके कामकाज से, तो जनता का समर्थन उनको मिलेगा। लेकिन दो तीन चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम ऐसे स्थिति में विश्लेषण करते हैं। तो वोट किसको पड़ रहा है, वोट किसको दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, आज ये एक सवाल खड़ा होता है। यह सवाल इसलिए भी खड़ा होना जरूरी है कि यह जो है लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है और केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने की जो परिकल्पना है, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बातों को कह रही है पूरे देश में। विद्युत वरण महतो जी लगातार इस मामले को कह भी रहे हैं, कहना भी चाहिए उनको। जाहिर है कि जिस पार्टी से हैं वो अपनी पार्टी के बारे में प्रचार करेंगे। अब वो अपनी पार्टी के एजेंडा को, पार्टी के मैनिफेस्टो को और पार्टी के विचारों को जनता तक कितना पहुंचा पाए हैं, पहुंचाने में सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये चीज़ें देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, एक चीज़ और कर दूं ब्रजेश जी, कि यह चुनाव मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लिए भी चुनौती का सवाल है। उन्होंने चुनाव को अपने ढंग से लिया है। वो कोल्हान से आते हैं, कोल्हान टाइगर कहलाते हैं, और उन्होंने चाईबासा या पश्चिमी सिंहभूम का चुनाव और जमशेदपुर का चुनाव अपने कब्जे पर रखा है। हालांकि कहने का तो ये है, अभी इस बात को कितना कहा जाए कि उनकी इच्छा के अनुकूल जो उम्मीदवार आना था नहीं आया, लेकिन चूंकि पार्टी के ही उम्मीदवार हैं इसलिए उनसे उनका समर्थन होगा ही। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह चुनाव मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और वह पूरा जी जान से लगे हुए हैं ताकि उनकी पार्टी की जीत हो। बिल्कुल बिल्कुल, चंदन जी बहुत सही कह रहे हैं। और ये चुनाव राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का। खैर, इशारों इशारों में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और एक नया चेहरा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में उभर कर सामने आया बहुत दमदार है, वो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन का। लेकिन यहां पर एक बात जानना चाहूंगा चंदन जी आपसे कि एक तरफ तो मोदी साफ तौर पर कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं एनडीए फोल्डर के, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो कोई भी चीजों को लेकर के भरोसा दिलाते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा इंडी गठबंधन में आज तक साफ नहीं हो पाया और
यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए फोल्डर इस बात को जोर देकर कहती है कि न तो उनके पास कोई नेता है न ही नीति है। क्या कहेंगे इसको आप? बातें तो चुनाव प्रारंभ होने के पहले से ही पूरे देश में फैली हुई है कि इंडिया गठबंधन को अपना एक अदद नेता तो सामने रखना चाहिए। लेकिन देखिए, अब जितने इंडिया गठबंधन के दल हैं जो शामिल, उसमें उनके अलग अलग तर्क हैं। ये हम लोग चुनाव के बाद तय कर लेंगे कि कौन होगा हमारा नेता। क्या आपसी तालमेल का अभाव है अभी भी? बिल्कुल तालमेल अगर उनके बीच में रहता। आज देखिए, एक बयान आया 2 दिन पहले कि अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम बाहर से समर्थन करेंगे। अब इसका क्या अर्थ समझा जाए? क्या मैंने वो किस तरह का तालमेल है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है इनके बीच में? तो इसलिए इनके बीच में एक तो समस्या बहुत बड़ी है कि आखिर नेता कौन होगा। और राहुल गांधी के सामने ही पूछा गया था मुलायम सिंह यादव के बेटे के अखिलेश यादव से कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे क्या? उन्होंने इस बात को गोल बोल करके आगे बढ़ा दिया। तो इसलिए इनके मन में क्या है दलों के सहयोग, तो वो कहना बड़ा मुश्किल है। कहीं कॉम्बिनेशन का अभाव है, संयोजन का अभाव है और नेतृत्व का भी अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, नेतृत्व का भी और अभाव एक चीज वजह से और मैं जोड़ दूं कि कांग्रेस ने भी, भले हम आप मीडिया के लोग, पूरे देश की जनता यह बात को कह रही है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भी अभी तक अधिकृत तौर पे राहुल गांधी को ये नहीं कहा कि यही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। बहुत सही बात, बहुत सही बात और सटीक बात आपने कही है कि कांग्रेस ने भी अभी तक घोषित तौर पर यह नहीं कहा है कि राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे या इंडी गठबंधन की या कांग्रेस का चेहरा होंगे। लेकिन यहां पर उनमें आपसी तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है। क्या ये आपसी जो गठबंधन इंडी गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है, इन दोनों में भी क्या यहाँ पे आपसी तालमेल का अभाव आपको किस गठबंधन में दिखाई पड़ता है और उसका खामियाजा किस गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है? जनता समझती है, जनता इस बात को भी एहसास करती है। ठीक है, मुद्दे कई हो सकते हैं, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता को चुभते हैं, जो वादे पूरे नहीं किए गए या उन्हें लगता है महंगाई और जो बेरोजगारी है, ये आज से नहीं, ये आज़ादी के बाद से लगातार हर चुनाव के मुद्दे बने रहे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये मुद्दा बन रहा है। आप पिछले चुनाव का भी उठा के देख लें हम लोग, तो वहाँ भी इस बार वही महंगाई और बेरोजगारी ही मुद्दा था, उसके पहले के चुनाव में भी रहा। लेकिन प्रश्न है कि अगर आपके सामने एक ऐसा ठोस गठबंधन हो, कहते हैं ना कि विकल्प देना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष में कौन ऐसा नेता है जो उनका विकल्प हो सकता है? ये विकल्प नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में तो विकल्प अपने वजूद को तलाशता हुआ दिखा, बिल्कुल, तो राष्ट्रीय स्तर पर। जी। लेकिन चंदन जी, बात यहां पर यह है कि अगर दोनों गठबंधन की बात की जाए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, और जो चर्चाएं हैं न केवल मीडिया वर्ग में बल्कि आम जनता के बीच में भी कि दोनों गठबंधन में कौन मजबूत है, आपसी तालमेल का अभाव कहां दिख रहा है, कहां कमजोर है? साफ है, मुझे लगता है कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन की जो हालत है, आप ये समझ सकते हैं कि ये इनका गठबंधन कितना मजबूत है और किस ढंग से आगे बढ़ रहा है। ये किसी से अब छिपा हुआ नहीं रह गया है। कांग्रेस पार्टी की अपनी जो है, कहते हैं ना कि कहानी गाय काल के बथान वाली स्थिति बनी हुई है। 1-2 दलों को छोड़ दीजिए तो बाकी वो अपने अकेले चल रहे हैं। बहुत सही बात है। यहाँ पर चंदन जी, आपको बताना भी चाहूंगा कि आज ही हमारे टीम मेंबर्स ने, हमारे रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट कवर की है कि कांग्रेस से रांची की उम्मीदवार हैं, बहुत यंगेस्ट लेडी हैं, सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय। लेकिन उनके साथ जब वो पदयात्रा पर निकल रही हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं, तो कांग्रेस का एक भी बड़ा चेहरा या कांग्रेस के कोई भी मंत्री यशस्विनी के अगल बगल भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी से साफ जाहिर है कि कांग्रेस में खुद आपसी तालमेल का अभाव है, अंदर खाने में घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी या वाम दलों के साथ उनका तालमेल कितना। विनोद सिंह भी कोडरमा में अकेले अपने दम पर अपना चुनावी प्रचार अभियान लेकर के चल रहे हैं। खैर, बहरहाल अब आपसे जानना चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है, कि जितनी बातें आपने की बहुत कम समय में बहुत विस्तृत तरीके से आपने जमशेदपुर के राजनीतिक तस्वीर को, सामाजिक तस्वीर को, आर्थिक तस्वीर को भी आपने बताने की कोशिश की। चंदन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में जमशेदपुर का दावेदार कौन? देखिए, एकदम मुझे लगता है ब्रजेश जी, कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, संकोच भी नहीं करना चाहिए कि अभी तक विद्युत वर्ण महतो उनका अपर हैंड है। इसलिए भी है कि आज वह मोहंती जी से ज़्यादा अनुभवी विधायक और सांसद रह चुके हैं। उनके पास उनका अपना एक व्यवहार है, नेचर है,
और कई चीज़ें, कई बातें ऐसी होती हैं जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्लस करती हैं, तो वो बातें उनके पक्ष में हैं। अब जनता को तय करना है कि जनता उनको कितना नंबर देती है, 10 में 8 नंबर देती है, 9 नंबर देती है, या फिर समीर मोहंती को पसंद करती है। ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना दृष्टिकोण से, जो वहाँ से जो ध्वनि निकल के आ रही है उसमें अभी इनका अपर एंड है। वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्र ने अपने विश्लेषण के आधार पर साफ तौर पर कह दिया है कि जमशेदपुर का दावेदार, जो अभी तक बातें उभर कर आ रही हैं, जो विश्लेषण है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो दावेदार माने जा रहे हैं। अच्छा है, दिलचस्प पहलू है कि अगर विद्युत वरण महतो तीसरी बार वो वहां से नेतृत्व करते हैं जमशेदपुर से, तो एक नया इतिहास भी बनेगा। मित्रों, 25 मई को चुनाव है और 25 मई को जमशेदपुर के चुनाव के साथ अभी 20 मई को भी जो चुनाव होना है हमारे झारखंड में 3 लोकसभा में, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वोट करने जरूर जाएं, अपने विशेष मताधिकार का प्रयोग करें, अपने सगे संबंधियों को भी प्रेरित करें और मतदान केंद्र पर जाएं। सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद आकर जलपान करें। समाचार प्लस की इस अपील को भूलिएगा नहीं। नमस्कार।